मेरे फेवरेट इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डर्स कौन है, मेरे आसपास के एज के ही बताऊंगा। नंबर 1 प्रेम जोशी, मजा आ जाता है वीटे पर देख के। प्रेम भाई आपका, और आपसे इतनी नॉलेज मैंने और एक्सपीरियंस गेन किया है, इस बंदे ने ना कंसिस्टेंसी का एपिटोम सेट कर दिया है। देन नंबर 2 डियोन, द वे ही लव्स एंड एंजॉयज द प्रोसेस। क्या डांस करता है यार वो, मतलब दिखता है कि अगर उसको शादी करनी हुई ना तो वो प्रोसेस से खुशी खुशी शादी कर लेगा और उसे कुछ चाहिए भी नहीं जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग के अलावा। नंबर 3 वेगास पाजी। आई नो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं पर्सनली जानता हूँ वेगास पाजी को। ही इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड द वन थिंग that sets him apart from everyone else is his experience. पिछले 14 साल से है वो इसके अंदर, so that's what keeps me going कि वाओ यार इतने साल देने पड़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जतिन भाई क्या बंदा है। WNBF में कोई पोजीशन नहीं आई थी, 1 महीना लग के प्रेप किया, प्रो एथलीट बन गया। और इतने टाइम से देखता आ रहा हूँ मैं जतिन भाई को, इनका माइंडसेट ऐसा है। ही वॉज एन अल्कोहलिक फर्स्ट एंड नाउ ही इज अ प्रो बॉडी बिल्डर। गूज़बम्स आ जाते सोच के भी। तो ये सारे बंदे ऐसा क्या करते हैं जिससे इनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। इनसे जितना कुछ मैं थोड़ा सीख पाया, बातें करके, कंटेंट के थ्रू, व्हाटएवर इट इज़, मैं आज आपको उसका निचोड़ बताने वाला हूँ। और वो मैंने खुद पे भी यूज़ किया है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स पे भी। चाहे वो शिवम की प्रोग्रेस देख लो आप, या सोबिक की देख लो, सचिन वशिष्ठ भाई की देख लो, या सचिन कुलवंत भाई की देख लो। ओ बाय द वे, सचिन वशिष्ठ भाई 32 ईयर्स के हैं एंड सचिन कुलवंत भाई 41 ईयर्स के हैं। तो कोई भी एज ब्रैकेट का बंदा हो, सबकी मसल बिल्ड हुई है, सब श्रेडेड हुए हैं। इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड स्टैट्स पता है क्या कहते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन्होंने ट्रेनिंग की इन 5 स्ट्रैटेजीज को यूज किया है, पर इन 5 स्ट्रैटेजीज को यूज करके आज तक अपनी सारी प्लेटूज को तोड़ते हुए आगे ग्रोथ हासिल करी है। और वही मैंने भी यूज किया है। Over 70% of intermediate lifters stall their progress within 12 months. मतलब जो 1 साल में कर लिया उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अपने आसपास अपने दोस्तों को भी देखो जो इतने सालों से जिम कर रहे हैं, पहले की जो 1 साल की प्रोग्रेस होती है उसके बाद वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। अब इस चीज को मैंने तोड़ दिया भाई जड़ से। मैं अपने ईयर 1 ऑफ द ट्रेनिंग में कुछ ऐसा दिखता था, ईयर 2 में कुछ ऐसा, ईयर 3 में ऐसा, ईयर 4 में ऐसा, ईयर 5 में ऐसा, देन ईयर 6, 7, 8, 9 एंड ईयर 10 में मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। 10 साल हो गए मुझे जिम जाते हुए। मजाक थोड़ी है यार। अब हम भी बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है एक्सपीरियंस, चाहे जितनी मर्जी सर्टिफिकेशन हो मेरे पास, पर फिर भी मैं अब ये लाइन मार सकता हूँ। और बात सही भी है यार, जो चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना करके, वो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती। पर मैंने तो किताबें भी पढ़ रखी हैं और एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है। तो आपको हर चीज का बेनिफिट ही होगा, एक एक शब्द जो इस मुंह से निकलता है उससे आपका फायदा ही होगा। पर इससे पहले कि मैं आपको वो 5 स्ट्रैटेजीज बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम ये 3 चीजें सही कर लो, जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ। जोक्स अपार्ट गाइस, बहुत मजाक हो गया इस वीडियो के इंट्रो में ही। अब सीरियस चीज सुन लो, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि हर एक्सरसाइज के 4-4, 5-5 सेट नहीं करने हैं, मैक्सिमम 3 सेट्स करने हैं। और वो कैसे करने हैं वो आगे समझाऊंगा अभी आपको मैं। नंबर 2, अंडर ईटिंग प्रोटीन। आपकी डाइट में एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भजिया, दाल, समोसे, पकोड़े ये सब खा के अपनी बॉडी बनाने का सोच रहे हो। अगर प्रोटीन अंडर ईट करोगे रिकवरी नहीं होगी। हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज खाओ, जैसे कि चिकन, एग्स, टोफू, इवन सोय भी खा सकते हो, टेम्पे अगर सोय नहीं खा सकते, एग वाइट्स, वे प्रोटीन, मिल्क, ये सारी की सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए जो 1.2 टू 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एटलीस्ट आपको प्रोटीन दे रही है। और तीसरी दिक्कत, लेट नाइट्स। उल्लू बनना बंद करो। जितना 12 बजे से पहले सोओगे उतना ज्यादा डीप स्लीप आएगी। जितनी ज्यादा डीप स्लीप आएगी उतना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन और SHBG, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो ज्यादा स्टिमुलेट होंगे। मसल बिल्डिंग एनाबॉलिक हार्मोन्स हमेशा डीप स्लीप स्टेट में ही बॉडी किक स्टार्ट करती है अपने सारे के सारे रिकवरी मैकेनिज्म्स भी। तो सिंपल भाषा में 12 बजे से जितना पहले सो सकते हो, और अगर 12 बजे क्रॉस हो भी जाता तो 12:30 मत क्रॉस होने देना उसको। जितना ज्यादा लेट होता जाएगा 12 बजे से, उतनी ज्यादा डीप स्लीप कम होती जाएगी, क्योंकि आपका मेलेटोनिन रिलीज 12 बजे के बाद खत्म होना शुरू हो जाता है और बॉडी का कोर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह होने वाली है ना। तो हमारी बॉडीज डिजाइंड ही ऐसे हैं, चाहे आप जो मर्जी कह लो कि भाई मेरी काम मेरा वो नहीं करता, ये है वो है,
अगर आपको काम अलाउ नहीं करता और आपको लेट नाइट जगना पड़ता है काम की वजह से, देन आप स्लीप डेट पे फोकस करोगे। स्लीप डेट का मतलब क्या होता है कि हफ्ते में कितने दिन आपको लेट नाइट जगना पड़ता है। अगर 7 के 7 दिन आपको जगना पड़ रहा है लेट नाइट, तो आपकी किस्मत बहुत ख़राब है और आप बहुत जल्दी मरोगे एनीवे। तो मसल बिल्डिंग के बारे में तो सोचना छोड़ दो। अगर 2 से 3 दिन या 4 दिन भी है तो बाकी 3 दिन पे आप अपने स्लीप डेट को पूरा कर सकते हो। 12 बजे से बहुत पहले सो के, मतलब कि 9:30-10 बजे सो गए और 12-13 घंटे सोए मस्त, और अपने पूरी की पूरी स्लीप डेट पूरी कर दी। ये भी कुछ हैक्स हैं जो मैं आपको डिटेल वीडियो में कभी बताऊंगा, बट ये 3 चीज़ें आप सही कर लो, फिर आगे मैं आपको 5 वो स्ट्रैटेजीज बताता हूँ जिससे आपकी नैया पार निकल जाएगी। आज तक ट्रेनिंग प्लेटू कभी नहीं रीच हुई मेरी, ना भगवान की दया से मेरा कोई जॉइंट और टेंडन फटा है, कोई इंजरी नहीं हुई, एंड आई हैव जस्ट बीन ग्रोइंग लाइक क्रेजी। थोड़े टाइम में आने वाले मेरे पे भी नॉन नैटी एलिगेशंस। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजी नंबर 1, डबल प्रोग्रेशन स्ट्रैटेजी। इसमें आपने वजन बढ़ाना है हर एक एक्सरसाइज पे, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि बेंच प्रेस किया पिछली बारी 100 किलो से, तो इस बारी 110 किलो से 2 रेप्स कम करके कर लिया, पिछली बारी 10 रेप्स निकले तो इस बारी 8 रेप्स निकलेंगे, ऐसे नहीं करना। डबल प्रोग्रेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है सिंपली, अगर आप लेट से अपने बाइसेप्स को बड़ा करना चाहते हो अगले 4 हफ्ते में, तो आपने अपना एक मीजो साइकिल बनाया है। मीजो साइकिल एक ट्रेनिंग फेज होता है जिसके अंदर एक गोल अचीव करना चाहते हो आप। सपोज एक बाइसेप गेनिंग ओरिएंटेड मीजो साइकिल में आप ट्रेन कर रहे हो अगले 8 से 12 हफ्ते तक, तो मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में अब 10 किलो के 2 डंबल हैं और आप डिक्लाइन डंबल कर्ल कर रहे हो परफॉर्म, ठीक है। अब वीक 1 आज से शुरू है, आज से आपको पहला सेशन है। इस हफ्ते में आपके 2 सेशन आने वाले हैं। पहले सेशन में आपने डिक्लाइन डंबल कर्ल पे 10-10 किलो दोनों हाथों में पकड़ के निकाल लिए 10 रेप्स और आप फेल हो गए अच्छे फॉर्म में, ठीक है। अगले सेशन में अगर आपने ये सेम एक्सरसाइज डाली है और वो सेम वीक में हो रही है, तो आप दूसरे तरीके से प्रोग्रेशन करोगे। इसी तरीके से इसी लोड पे नहीं करोगे, क्योंकि उस लोड पे, उस रेंज ऑफ मोशन में आपकी मसल डैमेज है, हो सकता है उसकी रिकवरी ना हो रखी हो। तो अगर सेम एक्सरसाइज आपने डाल रखी है तो आप थोड़े कम वेट पे ज़्यादा रेप्स निकाल लो, मतलब कि 7.5 किलो पे 15 रेप्स निकाल लो। अब अगर आपके इस हफ्ते में 2 सेशन हो गया बाइसेप कर्ल के, जिसमें एक सेशन में आपने लोड ओरिएंटेड 9 से 10 रेप रेंज में आपने ट्रेन करने वाला पहला सेट मारा है, विच इज़ योर टॉप सेट, और दूसरा सेट आपने वर्किंग सेट मारा है जिसमें थोड़ा वेट कम करके आप थोड़े से रेप्स बढ़ा देते हो, और तीसरा सेट आपका इंटेंसिफायर सेट होने वाला है जिसमें आप ड्रॉप सेट, रन द रैक ड्रॉप सेट वगैरह मारते हो। और दूसरे सेशन में इसी हफ्ते में आपने टॉप सेट में ही थोड़ा सा कम लोड लिया है और वर्किंग सेट में उससे भी थोड़ा सा कम लोड ले लिया है, ताकि इन अ वे आपकी रिकवरी फैसिलिटेट हो जाए और ब्लड भी चला जाए उस मसल के अंदर, और 2 बार एक्टिवेट हो जाए और दोनों बारी ही उसे स्टिम्युलस मिल जाए, एक सेशन में थोड़ा कम, एक सेशन में थोड़ा ज़्यादा, ताकि हम रिकवरी को ऑप्टिमाइज कर पाए। अब अगले हफ्ते आपने डिक्लाइन डंबल कर्ल पे लोड नहीं बढ़ा देना, आपने 12 रेप्स मारने की कोशिश करनी है। हो सकता है सिर्फ 11 ही निकले, हो सकता है सिर्फ 10.5 निकले, क्योंकि इस वीक में हो सकता है कि आपको अंदर से आए कि यार मैं थोड़ा स्लो मारना चाहता हूँ, रेप को बेटर सस्टेन करना चाहता हूँ रेप को, तो आप दूसरे तरीके से प्रोग्रेशन करो। तो जब तक आप किसी लोड पे 12 रेप्स या 13 रेप्स नहीं पहुंच जाते, तब तक आप लोड नहीं बढ़ाओगे। अब मान लेते हैं कि तीसरे हफ्ते में आपने 10-10 किलो के डंबल से 13 रेप्स मार दिए और 13 रेप्स बढ़िया सस्टेन्ड फेलियर तक आ गए आपके, तो अब मैं चाहूंगा बॉस कि चौथे हफ्ते में आप वजन बढ़ा दो, 12.5 kg के डंबल ले लो दोनों हाथों में, और 6 रेप्स से शुरू करो अपनी इस पूरे मैकेनिज्म को। 6 रेप्स स्लोली मारो कि आपका फेलियर 6 रेप्स पे आ जाए। 6 रेप्स पे नहीं आता है अगर, तो आप फेलियर तक ही ट्रेन करो, 8-9 रेप्स पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। अगर आप 12-13 रेप्स पे 10 kg पे फेल हो रहे थे, तो 12.5 के उस पर आपसे ऐसा नहीं हो सकता कि 12-13 लग जाए, और अगर 12-13 लग जाए तो बढ़िया है, आपने एक तरह से पूरा का पूरा 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस स्किप कर दिया। आपने इतनी बढ़िया रिकवरी दिखाई आपकी बॉडी ने कि आपने वेट बढ़ाते ही उतने ही रेप्स मार दिए जितना आप कम वेट पे मार रहे थे। सो दैट्स प्रोग्रेशन। सो डबल प्रोग्रेशन स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब ये है कि आपने रेप्स बढ़ाते चले जाने हैं अप टू 12 और 13 रेप्स, और जैसे ही आप किसी लोड पे वहां पे पहुंच जाते हो, तो आपने अपना लोड बढ़ा देना है और रेप्स को 6 से स्टार्ट करना है, प्रोग्रेस करना। अंडरस्टूड? स्ट्रैटेजी नंबर 2, एडिंग मोर रेप्स। अब अगर आपकी इंजरी हो जाती है या फिर आपके पास लिमिटेड इक्विपमेंट है, आपके पास इतना लोड है ही नहीं, तो डबल प्रोग्रेशन स्ट्रैटेजी आप करोगे कैसे, जो मैंने आपको पहली स्ट्रैटेजी बताई। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू अ 2017 मेटा एनालिसिस बहुत सारी स्टडीज का एक निचोड़ होता है एक टॉपिक पे की गई। सो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इसी को ही माना जाता है। सो 2017 के मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग यू कैन परफॉर्म अप टू 30 reps with the same weight and still get similar growth compared to adding more weight.
तो इसी स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास लोड नहीं है और आपके पास 10 किलो के ही 2 डंबल है, मान लेते हैं आप घर में हो, आप एक कॉलेज बॉय हो, आपके पास 10 किलो के डंबल है, आप जिम भी नहीं जा सकते, वहीं पे ही बंद हो आप, तो आपने क्या करना है, हर हफ्ते रेपिटेशंस बढ़ाते जाने हैं जब तक कि आप 30th रेप तक ना पहुंच जाओ। और फिर 30 के 30 रेप्स जब आपके फेलियर आ रहे होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है 30 रेप के सेट में, इनिशियल रेप्स आपके वार्म अप रेप्स चले जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 30 के 30 रेप्स ला रहे हो फेलियर पे। तो उसके बाद क्या करोगे, फिर इसमें लूप होल तो ये है कि 30 रेप्स पे पहुंच गए, पहले के 12-13 रेप्स तो वेस्ट हो रहे हैं। आप प्री एग्जॉस्शन यूज कर सकते हो। प्री एग्जॉस्शन प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने पहले एक फेलियर सेट मार दिया जिसपे आपके 25-30 रेप्स निकल गए, और फिर बिना रेस्ट पीरियड लिए, मतलब कि 10-10 सेकंड के रेस्ट पीरियड के अंदर आपने 10 किलो के डंबल से ही सारे के सारे रेप्स स्टिमुलेटिंग निकालने हैं। इसका एक और तरीका ये है कि आपने जैसे ही 21st रेप रीच किया, उसके बाद आपने अपने रेप्स को काउंट करना स्टार्ट किया, जो आपके स्टिमुलेटिंग रेप्स होंगे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक सेफर साइड पे रखता हूँ कि भाई अगर 30 रेप्स का सेट तुम कर रहे हो तो 21st रेप से तुम्हारा फर्स्ट स्टिमुलेटिंग रेप स्टार्ट हो रहा है। तो एक तरह से उन्होंने 9 ही रेप्स निकाले, और उस तरीके से उन्हें पता है कि वो 9 स्टिमुलेटिंग रेप्स तो निकाल रहे हैं हर सेशन में। और अगर उनको फर्दर ग्रोथ चाहिए तो उन्हें प्री एग्जॉस्ट करना पड़ेगा एक दूसरी एक्सरसाइज से, मतलब कि 10-10 किलो के डंबल से हैमर कर्ल के 15-20 रेप्स कर लिए, और उसके बाद ये 30 रेप्स का सेट स्टार्ट किया जहाँ पे 21st रेप से उनका फर्स्ट रेप चालू हो रहा है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे आपको मेरे जैसे कोच की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप कनव जैसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाओ जो विद इन अ रूम लॉकडाउन में जब कोविड हो गया था तब अचीव की थी। आयुष जैसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाओ जो कि लॉकडाउन में हुई थी, रेजिस्टेंस बैंड और 2 पेयर ऑफ डंबल से। पर इन अ नटशेल यहाँ पे 90% जो लोग देख रहे हैं उनके पास इक्विपमेंट का पूरा भंडार है। तो मैं आपको तीसरी स्ट्रैटेजी पे लेके चलता हूँ। मेरा काम था आपको बताना ताकि आपकी ग्रोथ रुके ना, तो मैंने आपको घर पे करने की भी स्ट्रैटेजी बता दी। अब नंबर 3 स्ट्रैटेजी है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेट्स। पर यहाँ पे कैविएट है, ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं कि आपके दोनों हाथों में 10-10 किलो के डंबल हैं और आपको बाइसेप कर्ल करना है अपने बाइसेप्स को इंक्रीज करने के लिए। वहां पे आप पहला सेट टॉप सेट लगा रहे थे जिसमें आप हेवीएस्ट लोड लेते हो, 9-10 रेप्स पे फेलियर आ जाते हैं। दूसरा सेट वर्किंग सेट लगा रहे थे जिसमें आपके 15 से 17 रेप्स निकल रहे हैं, वेट कम करके फेलियर आ रहा है। और तीसरा सेट इंटेंसिफायर लगा रहे थे। अब इसमें से कोई भी सेट अगर आप रेप्लिकेट कर देते हो और वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एक टॉप सेट की जगह 2 टॉप सेट मार दिए, या फिर एक वर्किंग सेट की जगह 2 वर्किंग सेट मार दिए, या फिर एक इंटेंसिफायर सेट की जगह 2 इंटेंसिफायर सेट मार दिए, तो उससे हुआ क्या, टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो मान लेते हैं कि 10-10 किलो के डंबल आपके हाथ में है और आप पहला टॉप सेट लगा रहे थे जिसपे आपका 10 रेप्स पे फेलियर आ रहा था, तो वो 10 × 10, तो टोटल आपके बाइसेप पे कितना वॉल्यूम गया एक सेट में, जो लोड है इनटू रेप्स, 10 kg × 10 रेप्स, 100 kg का वॉल्यूम एक सेट में, एक टॉप सेट में आप जनरेट कर रहे हो। वही टॉप सेट अगर मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ कि एक और टॉप सेट मार रहे हो, तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में, ट्रेनिंग वॉल्यूम में आपने 100 kg वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टिमुलस बढ़ गया और आपको ज्यादा ग्रोथ मिली। पर रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप हर एक मसल के 5 सेट कर रहे थे वीकली, वहां पे आपने 10 कर दिए, डबल कर दिए, तो आपकी ग्रोथ भी डबल हो गई। पर वहीं पे जैसे ही आप 20 से 30 सेट के बीच में आए, तो थोड़े हफ्ते के बाद ट्रेनिंग रिग्रेशन होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि मतलब कि आपका स्ट्रेंथ लॉस होना शुरू हो गया और मसल लॉस होना शुरू हो गया, रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप एक पॉइंट तक ही इंक्रीज करो नंबर ऑफ सेट्स पर वीक, कीपिंग द लोड सेम, रेप सेम, सिर्फ ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज करना आपने टू द पॉइंट जहां पे आप 4 सेट पर एक्सरसाइज पहुंच गए हो, और फिर आपने घेर देना है वापस से 2 सेट पर एक्सरसाइज के वॉल्यूम पे फॉर 1 to 2 वीक्स, जिसको आप डीलोड वीक भी कहते हो, ताकि आप रिकवर हो जाओ और फिर वहां से आप दोबारा से नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि किसी भी मसल के अगर आप 20 to 30 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक के बियॉन्ड जा रहे हो, तो वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स गारंटीड है। आपके जॉइंट पेन्स, टेंडन पेन्स, इंजरीज सब वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक हफ्ते से ज़्यादा मत करना इतना हाई वॉल्यूम ट्रेन। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, स्लोइंग डाउन योर टेम्पो। सिंपल भाषा में अपने रेप्स की स्पीड को स्लो कर दो ताकि टाइम अंडर टेंशन बढ़ जाए। मसल पे जितनी देर तक टेंशन रहेगी, उतने केजी की जितने का तुम्हारे हाथ में लोड है, उतना ज़्यादा मसल काम करेगी और मसल ग्रो करने की कोशिश करेगी उस फोर्स के बियॉन्ड। क्योंकि वो जो हाथ में तुम्हारे लोड है वो एक फोर्स है जिससे मसल लड़ रही है। तो मसल तभी लड़ पाएगी जब तुम मसल को टेंशन के अंदर रखोगे। तो अगर तुम्हारे रैप की स्पीड तेज़ है तो तुम मोमेंटम में वो सारा का सारा जो टेंशन है वो लूज आउट कर सकते हो कि वो हवा में जा रहा है। जैसे स्कूल में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर ऊपर से बॉल आ रही है और उसको कैच करने के लिए जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ पे लगे ना और तुम्हारे जॉइंट सेफ रहें,
तुम्हें उस बॉल की स्पीड को मैच करते हो उसके डायरेक्शन में उसको कैच करना है, तो उससे होगा क्या, उस बॉल की जो फोर्स आने वाली थी तुम्हारे हाथों पे, वो एक्चुअली में मोमेंटम में गायब हो जाएगी। तो वो हमने जिम में नहीं करना। अगर हम जिम में वेट को हिलाने जा रहे हैं तो वेट से मसल्स को स्टिम्युलेट करने जा रहे हैं, ना कि उस फोर्स को हवा में बस उड़ाने जा रहे हैं। सो स्लोइंग डाउन द रेप इज इन इट सेल्फ अ प्रोग्रेशन। एंड अगर और डिटेल में बात की जाए तो स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि एक रेप अप टू 6 सेकेंड्स तक आप स्लो कर सकते हो। तो मतलब कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, पर अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप आज अपना पूरा का पूरा जो रेप है, अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो अगर आप वो 4 सेकंड का कर रहे हो, 4 सेकंड तो करोगे मिनिमम, वरना उससे कम में तो आप बस झटके दे रहे हो कि 2 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक है, 2 सेकंड का इसेंट्रिक है। तो अब आपका गोल होना चाहिए कि अगले हफ्ते आप सेम लोड, सेम रेप, सेम सेट, सेम सब कुछ रख के आप उसको 3 सेकंड्स का कॉन्सेंट्रिक और 3 सेकंड्स का इसेंट्रिक करोगे, या फिर किसी ऐसी एक्सरसाइज में जो इसेंट्रिक बेस्ड हो, जैसे कि इंक्लाइन बेंच पे आप डंबल कर्ल करते हो तो उसके अंदर लेंथनिंग बेस्ड एक्सरसाइज है वो, उसमें आपको स्ट्रेच मीडिएटेड हाइपरट्रोफी के ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप 4 सेकंड का इसेंट्रिक लो, स्लो इसेंट्रिक, और चाहे 2 सेकंड के अंदर ऊपर आ जाओ, या फिर आप डंबल शर्क कर रहे हो जैसे, तो उसमें कॉन्सेंट्रिक में आप सिर्फ 1 सेकंड में ऊपर आके होल्ड कर सकते हो, और पर मैं चाहूँगा कि 5 सेकंड लगा के आप नीचे जाओ। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इक्वली डिवाइड कर देना है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में, कि जितने भी सेकंड का आपका टोटल रैप है, आधा कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, आधा इसेंट्रिक होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपके 1 से 2 सेकंड के रैप्स नहीं आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 5वीं स्ट्रैटेजी आपकी पूरी की पूरी गेम बदल के रख देगी। मेरी गेम भी बदल गई थी जब मैंने बैंगलोर में एक वर्कशॉप, ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करी थी। तो 2024 में मेरा प्रेप चल रहा था, सो मैंने वहाँ पे एक वर्कशॉप अटेंड करी थी जहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला था कि जब आपके सारे जॉइंट्स अलाइंड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, तो पहले मैं वो एक्सरसाइज ऐसे करता था इन अ वे, ठीक है, कि ट्राइसेप तो हो ही रहा है फ्लेक्स, पर पता नहीं एल्बो पेन क्यों हो रहा है। जहाँ पे मुझे समझ आया कि अगर मैं एक ही रूल जो मैंने वहाँ पे सीखा था ट्रेनिंग वर्कशॉप में हर एक्सरसाइज में लगा दूँ, तो मेरे जॉइंट्स भी सेफ हैं और मैं ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं इस एक्सरसाइज में ओवरहेड एक्सटेंशन में जॉइंट्स को अलाइन करने की कोशिश करूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा एल्बो मेरे शोल्डर के पैरेलल हो। अब ये एक लाइन में आ गए हैं, तो अब मुझे एसेंशियली सिर्फ अपने ट्राइसेप को फ्लेक्स करना है, जिसकी वजह से मेरे ट्राइसेप पे ही लोड आएगा, क्योंकि मेरे एल्बो और मेरे शोल्डर एक लाइन में है। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रोइंग करना चाहता हूँ और अपने लैट्स को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं अपने लैट्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ, फुली खोल रहा हूँ मैं अपने लैट्स को, तो मेरा एल्बो और मेरा शोल्डर, या मेरा एल्बो और मेरा लैट पैरेलल है। इन दोनों में से एक चीज़ मेरी पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एल्बो और शोल्डर अगर पैरेलल हो गया तो मैं अपने रेयर डेल्टॉइड्स को टारगेट करना शुरू कर दूंगा। और अगर मुझे अपने लैट्स को टारगेट करना, तो मैं चाहूँगा कि मेरे टारगेटेड मसल के पैरेलल रहे मेरी एल्बो, तो जिसकी वजह से जब मैं पीछे आऊँगा तो मैं अपने लैट को ज़्यादा स्टिम्युलेट कर पाऊँगा। तो वैसे ही अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे ग्लूट स्क्वीज्ड हैं, और मेरे शोल्डर और मेरे वेस्ट और मेरे एंकल सारे के सारे एक लाइन में है, ताकि जब मैं नीचे जाऊँ तो मेरे सारे के सारे जॉइंट सेफ रहें और काम कर रहे हों मेरे क्वाड्स, हैम्स और ग्लूट्स एक स्क्वाट के अंदर। तो अगर मुझे क्वाड्स की एम्फोसिस बढ़ानी है, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे नीज ओवर द टोज जाएं आगे। तो कुछ कुछ क्यूज़ बताए हैं मैंने आपको, ये आपको ये याद नहीं करने। आपको क्या करना है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको कोचिंग वोचिंग ना लेनी पड़े किसी से। आप जीपीटी का यूज़ करो, आप एआई खोलो, और आपका जो भी वर्कआउट बना हुआ है उस वर्कआउट को पहले ट्रेनिंग सेशन में, जिम में जाने से पहले उस वर्कआउट को जीपीटी पे डाल दो, और वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दो कि गिव मी सिंपल लाइफ क्यूज़ to make me understand a smart way to actually stimulate the targeted muscle that is meant to be stimulated through the exercises mentioned in my workout plan today. तो जब आप ये प्रॉम्प्ट दोगे, स्क्रीन पे भी आपका आ रहा होगा, हर एक एक्सरसाइज का आपको एक सिंपल लाइफ क्यू मिल जाएगा समझने के लिए कि आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे क्या करना है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे से उस मसल को स्टिमुलेट कर पाओगे जिसके लिए वो एक्सरसाइज बनी है। सो दिस इन इट सेल्फ इज प्रोग्रेशन, और यही चीज़ लोगों को सालों सालों बाद समझ आती है और फिर तगड़ी ग्रोथ होती है। मुझे भी तो 2024 में ही समझ आई है, 2015 के बाद 9 साल के बाद मुझे समझ आई, और 1 साल के अंदर मैंने इतनी तगड़ी प्रोग्रेस हासिल कर ली अपनी। ठीक है जी, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। अगर बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है आपकी, और हल्के से भी मैंने आपके पैसे बचाए हुए या टाइम बचाया हो रिसर्च करने में, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद समबडी हु रियली नीड्स इट।
मैं आपको मिलता हूँ परसों एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपकी, जो कोई और सॉल्व नहीं कर सकता सिवाय एकांश तनेजा के।